हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। बेटा हमने अभी लास्ट क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा, ठीक है, और जर्नल एंट्रीज़। हम उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, बट हमारे कॉन्सेप्ट बचा है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, फिर हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है बच्चा, तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए। तो बेटा देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ये एडमिशन स्टार्ट करवाया था तो ये मैंने बताया था कि हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया, हमने दूसरा टॉपिक भी कवर कर लिया, हमने तीसरा टॉपिक भी कवर कर लिया। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, ये है फोर्थ टॉपिक, that is adjustment of deferred revenue expenditures, accumulated reserves and undistributed profit और losses। ये है क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बनाना था, जो हमने सीखना था वो ये सीखना था प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो कि मैंने इसी के साथ करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि ये वाला जो टॉपिक था एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये अब आपका डिडक्ट हो चुका है, अब ये कोर्स में नहीं है इस साल, ठीक है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या पढ़ना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो पढ़ लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया, यानी 80% ख़त्म करवा दिया है मैंने ये, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद ये पूरा 100% ख़त्म हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। और साथ ही साथ हम क्या सीखेंगे, रीवैल्यूड बैलेंस शीट। रीवैल्यूड बैलेंस शीट का मतलब होता है न्यू बैलेंस शीट। नए पार्टनर्स के आने, नया पार्टनर जब एडमिट होता है उसके बाद जो बैलेंस शीट बनती है वो वाली बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं, रीवैल्यूड बैलेंस शीट। इसमें सभी की सभी एसेट्स जो होती हैं उनकी न्यू वैल्यू आ जाती है, लायबिलिटीज़ की न्यू वैल्यू आ जाती है, पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो भी न्यू हो जाती है, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। चलिए, तो बेटा देखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है बैलेंस शीट पर ही। हमने अभी जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा उसमें भी हमने बैलेंस शीट का ही यूज़ किया। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज होता हुआ देखा हमने, तो हमने बैलेंस शीट से मैच किया था, है ना। पुरानी एसेट्स और नई एसेट्स की वैल्यू को हम मैच करते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है? यही सीख रहे थे हम। अब जो आज का कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज, वो क्या है। देखिए, होता क्या है, जब फर्म, जो ये पार्टनर्स होते हैं, इनसे अगर ये जैसे ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन दोनों को अगर मैं मिलाकर बोलूँ तो इनको फर्म बोलते हैं। तो जो फर्म होती है, ये फर्म की अपने बिज़नेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, फर्म क्या करती है, अपनी बिज़नेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बनाती है ना। डेट इज़ कॉल्ड जर्नल रिज़र्व। ये हम इसको क्या बोलते हैं, जर्नल रिज़र्व। अब मैं आपको याद दिला दूं, आपने जर्नल रिज़र्व पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, फंडामेंटल्स में पढ़ा है। फंडामेंटल्स के अंदर हमने जर्नल रिज़र्व जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उस अकाउंट के अंदर रिज़र्व को कौन बनाता था, उसको बनाते थे पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो जर्नल रिज़र्व आता था उसका मतलब ये होता था बच्चों कि पार्टनर्स, जो नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र करते थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, है ना, वो किसका होता था, वो होता था पार्टनर्स का। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी नेट प्रॉफिट जाता था वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का होता था। तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से क्या बनाते थे, रिज़र्व बनाते। तो अपने प्रॉफिट में से रिज़र्व बनाते थे। तो सीधी सी बात है यार, अब अपने प्रॉफिट में से अगर आप पैसे जोड़ रहे हो, रिज़र्व का मतलब पैसे जोड़ना ही होता है, एक्यूमुलेट करना होता है। अब होता क्या है, ये जो जर्नल रिज़र्व बनाया है ये बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि जितने भी रिज़र्व्स होते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं जो फर्म क्रिएट करती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो जर्नल रिज़र्व भी एक लायबिलिटी है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर पैसे जोड़ना लायबिलिटी कैसे हो सकता है। आपके पेरेंट्स भी पैसे जोड़ते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, मुझे एक रीज़न बता दो पैसे जोड़े क्यों जाते हैं। ये तो आप सबको पता है कि अगर आप पैसा जोड़ते हो तो आप इसलिए जोड़ते हो कि भैया फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम ये जो हमारी सेविंग्स है इसको यूज़ करेंगे, इस पैसे को हम दे देंगे उस प्रॉब्लम के लिए। तो सीधी सी बात है गाइस, जहाँ पे भी आपको पैसा देना होता है वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। इसलिए रिज़र्व्स
जो होते हैं वो लायबिलिटीज़ होते हैं। बात समझ आती है? अब ये जो रिज़र्व बनाया गया है ये ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से बनाया है, और तो ये किस में आएगा? बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में? बिफोर एडमिशन, मतलब जब नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ उससे पहले की बैलेंस शीट में क्या दे रखा है आपको? जनरल रिजर्व। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँ तो इस बैलेंस शीट को हम बोल सकते हैं ओल्ड बैलेंस शीट, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले वाली बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट। तो ये रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स का है, ठीक है, पहला रिजर्व। अभी मैं बताऊंगा इस रिजर्व का करना क्या है। तो पहला रिजर्व जनरल रिजर्व। दूसरा रिजर्व दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। रिजर्व बोल लो या फंड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे जनरल फंड आए या जनरल रिजर्व आए, बात एक ही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आए या वर्कमैन कंपनसेशन फंड आए, एक ही बात है। अब एक और रिजर्व लिख रहा हूँ मैं, फिर इसको भी समझाऊंगा। एक और रिजर्व है डेट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बोल लो या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है ना, ये क्यों बनाया जाता है? देखो, पार्टनर्स इसको अपने प्रॉफिट में से ही बनाते हैं, बट बनाते क्यों है कि मान लो इनके प्रोडक्शन में, इनकी फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है, कोई वर्कमैन काम कर रहा है, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स उसको चोट लग गई, किसी का मशीन में हाथ आ गया, कोई मतलब मान लो कोई कंपनी का कोई कुरियर लेकर जा रहा था, कंपनी का कोई गुड्स लेकर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है, जो वर्कमैन की इंजरीज़ के ऊपर या वर्कमैन के ऊपर जो खर्चा आता है, पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म क्या करती है, उसके लिए एक रिजर्व बनाती है। उस रिजर्व का नाम क्या रखा है उन्होंने? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बात समझ आती है कि ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है? और इसको कौन बनाता है? इसको पार्टनर्स ही बनाते हैं, अपने प्रॉफिट में से बनाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। एक रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिलेट करता है एसेट से। एसेट के अंदर किससे रिलेट करेगा? ये करता है इन्वेस्टमेंट से। एसेट के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। अब इस इन्वेस्टमेंट से इसका क्या लेना देना? देखो इसका नाम देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? कम या ज़्यादा होना। तो इसलिए रिजर्व बनाया क्योंकि मार्केट में जब फर्म ने पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो 50,000 इन्वेस्ट किए, अब 50,000 इन्वेस्ट किए तो फर्म को ये था कि यार हम तो मार्केट रिस्क पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा डूब जाए और हमें नुकसान हो जाए, हमारे फर्म को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फर्म ने कहा कि ठीक है भैया, अगर आपने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब आप उसके लिए एक रिजर्व भी बना दो। जैसे आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपने रिजर्व बना दिया, मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू डाउन जाती है उसके लिए आपने एक रिजर्व बना लिया। मान लो 50,000 का आपने रिजर्व बना लिया, या 20,000 का या 30,000 का, जितना मर्जी रिजर्व बना लिया। अब होता क्या है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगले साल आपकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 80,000 रुपये। अगले साल आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है? 80,000 रुपये। आपको सीधा सीधा 1 साल में कितने रुपए का लॉस हुआ? 20,000 का लॉस। तो फर्म कहती है यार ये तो एकदम से झटका लग गया, हमें 20,000 का लॉस हो गया। तो फर्म ने कहा चलो घबराने की कोई बात नहीं, हमने उसके लिए क्या क्रिएट कर रखा था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा था। तो हमने जो रिजर्व बनाया था, हम उसमें से क्या करेंगे? अब 20,000 रुपये निकाल लेंगे, और ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस हुआ है, हम उस लॉस को रिकवर कर लेंगे। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब डाउन जाती है तो ये जो रिज़र्व हमने बनाया होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिज़र्व, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सर क्या ये रिज़र्व बनाना कंपलसरी होता है? इसमें से कोई भी रिज़र्व बनाना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे रिज़र्व बनाए जाते हैं पार्टनर्स के प्रॉफिट में से। अगर आपके पास पैसा है आप तभी सेविंग्स करोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेविंग्स नहीं करोगे। सेम यही फर्म पे ऊपर अप्लाई होता है, फर्म के ऊपर, कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट्स हैं, तो वो ये रिज़र्व मेंटेन कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट्स नहीं है, बिल्कुल भी लॉस हो रहा है, तो ये रिज़र्व मत बनाओ। बात समझ आती है ना? अब कुछ बच्चों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होंगी, सर इसमें लॉस ज़्यादा हो गया, इतना रिज़र्व नहीं है। कुछ भी मत सोचो, मैं अभी आगे करवाऊँगा। अभी जस्ट मैं आपको ये रिज़र्व्स की कहानी बता रहा हूँ कि रिज़र्व कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है।
तो ये इन्वेस्टमेंट का रोल हमने क्यों बीच में डाला, क्योंकि ये जो रिजर्व है ये किससे रिलेटेड है, ये है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। उसके अलावा जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन ये किसी भी एसेट से रिलेट नहीं करते, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर आता है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सोचो लायबिलिटी में आ गया। लायबिलिटी में क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सर अब ये क्या है, देखो यार कभी कभार क्या होता है, ये दो पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स, फर्म इन दोनों की है, इन्होंने कभी इस फर्म को ये नहीं सोचा कि हम इसे बंद कर देंगे कुछ सालों बाद। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो आप कभी भी ये नहीं सोचते कि भैया कुछ सालों बाद बिज़नेस हमारा चल जाए, हम घर वर खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, उसके बाद अपना बिज़नेस बंद कर देंगे। ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं, हम बिज़नेस सोचते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो इन दोनों ने भी बिज़नेस स्टार्ट किया था, लाइफ टाइम के लिए किया। इन्होंने कहा यार हमारी ही तो फार्म है, इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ मान लो पिछले साल हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 लाख रुपए, ठीक है। 20 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। पार्टनर्स ने कहा यार एक काम करते हैं, हम 10 लाख रुपए बांट लेते हैं, 10 लाख रुपए फार्म में रहने देते हैं, हम नहीं बांटते। पार्टनर्स ने क्या किया, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आपस में बांट लिया। 10 लाख रुपए जो बच गए उन्होंने वो आपस में नहीं बांटा। उन्होंने कहा यार रहने दो, फार्म में ही रहने दो, ये कभी टाइम मिलेगा बांट लेंगे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। उन्होंने बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो फार्म में ही रहने दिया। तो उस फार्म के पास, अब खुद सोचो वो प्रॉफिट किसका है, वो फार्म का है या पार्टनर्स का है? वो प्रॉफिट है पार्टनर्स का, लेकिन रख किसने लिया, किसके पास रखवा दिया उन्होंने? फार्म के पास। अब फार्म ने कुछ प्रॉफिट रखा हुआ है अपने पास, लेकिन वो फार्म का खुद का तो है नहीं, वो किसका है? पार्टनर्स का। तो इसलिए फार्म ने उसको किस साइड रखा? लायबिलिटी साइड। इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कहाँ रखा? लायबिलिटी में, क्योंकि ये फार्म ने किसको देना है? पार्टनर्स को अभी देना है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। समझ आती है बात? ठीक है। अब कुछ बच्चों मैंने बहुत सारे सवाल, सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, प्रॉफिट कैसे आ सकता है, ये वो। बेटा ये लॉजिक जो है पहला लॉजिक तो मैंने आपको समझा दिया कि फर्म अपनी है, रख सकते हैं, नहीं बांटना, आपस में मत बांटो, फर्म में रखवा दो। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ये कॉन्सेप्ट्स में है। ठीक है, अब ये हमारी ख़त्म हो जाती है क्या? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में सिर्फ यही 1 2 3 4 चीज़ें हैं जो पार्टनर्स में, ये जो ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से उनको बनाते हैं। क्लियर है? अब बारी आती है एसेट साइड की। अब एसेट साइड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ वो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है, अब आप खुद सोचो, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है लायबिलिटी में वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये एसेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसको क्या बोलते हैं हम? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसको हम फिक्सटिशियस एसेट्स के नाम से भी जान सकते हैं। मैं अभी फिक्सटिशियस एसेट्स को बताता हूँ, लेकिन पहले ये सुन लो। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। क्योंकि लायबिलिटी में अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो एसेट में क्या आ सकता है? हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। होता क्या है, पिछले साल अगर पार्टनर्स को लॉस हुआ, उन्होंने कहा यार छोड़ो अभी फर्म में ही रहने दो, लॉस को हम बाद में बांट लेंगे। अब ये लॉस किसका है? पार्टनर्स का। अब ये लॉस बियर किसने कर रखा है? फार्म ने। फार्म ने कहा भैया लॉस है, पैसा दो। जब भी लॉस होता है तो फार्म क्या करती है? पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देती है। लेकिन अगर पार्टनर्स जो है उस लॉस को अपनी कैपिटल में से कम नहीं करवाते हैं तो फार्म कहती है कि भैया कोई बात नहीं, आप कम नहीं करवाओगे, आपको फ्यूचर में तो कम करवाना ही पड़ेगा, है ना, तो आपको वो लॉस का पैसा भरना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं अगर वो अपने लॉसेस को नहीं बांटते आपस में तो फर्म उसको अपने पास ही रख लेती है। ठीक है, और वो किस साइड रखती है? एसेट साइड। रीज़न, क्योंकि लॉस का पैसा फर्म को बियर नहीं करना है, वो बियर करना है इन दोनों पार्टनर्स को, यानी फर्म को वो लॉस वापस मिल जाएगा। फर्म बियर नहीं करेगी, पार्टनर्स बियर करेंगे। तो इसलिए फर्म उसको क्या मानती है? एसेट। लायबिलिटी इसलिए मानती है क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट है, पार्टनर्स को मिलना होता है, इसलिए वो लायबिलिटी है। और लॉस को एसेट इसलिए मानती है क्योंकि फर्म का लॉस नहीं है, पार्टनर्स ने बियर करना होता है, तो वो पार्टनर से वापस मिल सकता है।
क्लियर है? तो ये था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली, फिक्सटिशियस एसेट्स। फिक्सटिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है? फिक्सटिशियस एसेट्स का मतलब जो मनगढ़ंत एसेट, हमारी एसेट है भी नहीं, हमने फिर भी उसको एसेट मान रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस कोई हमारी एसेट है? ना कोई फिक्स एसेट है, ना कोई करंट एसेट है, ना टेंजिबल ना इंटेंजिबल, कोई एसेट ही नहीं है वो, है ना। लेकिन फिर भी हमने उसको क्या माना हुआ है? एसेट कॉलम में रखा हुआ है। सर ऐसा क्यों किया है हमने? जब कोई चीज़ एसेट है ही नहीं, हमने क्यों रखा है? बेटा रूल है। क्या है ये? रूल है कि फिक्सटिशियस एसेट्स को हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। फिक्सटिशियस मतलब मनगढ़ंत एसेट्स, वो एसेट है नहीं, हमने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। तो ये रूल है। तो ये क्या है? एक हमारी फिक्सटिशियस एसेट्स। बात समझ आती है? एक तो ये हो गया। और एक आपने पहले ही एक टॉपिक आप पढ़ चुके हो, गुडविल। याद है आपको गुडविल? मैंने आपको हमेशा से कहा था, और ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ भी पढ़ाया था, अपीयर्ड गुडविल, एग्जिस्टेड गुडविल, ओल्ड गुडविल। अब नया पार्टनर भैया, कभी कभार हमारी बैलेंस शीट में हमें जो गुडविल दे रखी होती है, हर क्वेश्चन में नहीं मिलती है, कभी कभार होता है किसी क्वेश्चन में आ गई। अगर आपको बैलेंस शीट में एसेट में गुडविल दे रखी है, और बैलेंस शीट भी कौन सी होनी चाहिए? बिफोर एडमिशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है हमेशा। अगर उस बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दे रखी है, तो ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल हम क्या करते हैं? ओल्ड गुडविल को हम करते हैं राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में हम राइट ऑफ कर देते हैं, बांट देते हैं, ख़त्म। तो ये ओल्ड गुडविल थी, ठीक है। तो हमने एसेट साइड में अभी 2 चीज़ें पढ़ी हैं, और लायबिलिटी साइड में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं? 4। तो अब बैलेंस शीट में हमारी एक और चीज़ रह गई है, मतलब सॉरी, एसेट में हमारी एक और चीज़ रह गई है, वो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, या फिर इसको आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। ये नाम है इसके। अब ये बेसिकली है क्या? पहली बात तो ये है एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है? एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? मैंने ये आपको 11th क्लास में समझाया था, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ। होता क्या है, जब बिज़नेस स्टार्टिंग में कोई ओपन करता है, और स्टार्टिंग में ही वो क्या करता है, वो मान लो स्टार्टिंग में उसने 10 करोड़ की एडवर्टीजमेंट कर दी। अभी उसने बिज़नेस खोला ही है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है, उसने 1 महीने में ही उसने क्या कर दिया? 10 करोड़ की एडवर्टीजमेंट कर दी। अब कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्टिंग में जिसका नाम ना हो, जिसको कोई जानता ना हो, और अगर वो 10 करोड़ की एडवर्टीजमेंट कर दे, तो बहुत ही ज़्यादा एक चांसेस होते हैं कि यार वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट रिकवर नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसको कोई जानता नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है यार एडवर्टीजमेंट इसने 10 करोड़ की करी है। एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या होता है? एक लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? लॉस। अब लॉसेस कहाँ पे, कौन सा अकाउंट में शो किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं ना लॉसेस। तो ये बंदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना शो करेगा? सीधा सीधा 10 करोड़। अब भैया 10 करोड़ ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट का खर्चा शो कर रहा है, उसके बाद सैलरी का अलग है, और भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, इतने सारे खर्चे शो करेगा। तो वो बंदा इतना ज़्यादा लॉस में जाएगा कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरेगा। और आपको ये चीज़ मैं बता दूं, अगर इस साल ये बहुत ज़्यादा लॉस में है, तो अगले साल भी ये तभी टैक्स भरेगा जब पिछले साल का लॉस इसका इस साल के प्रॉफिट में से रिकवर होगा। बहुत ध्यान से सुनना कैसे। मान लो पिछले साल फर्म को लॉस होता है 10 लाख का, किसी की फर्म है उसको 10 लाख का लॉस हुआ, तो पिछले साल तो उसने टैक्स नहीं भरा, क्योंकि लॉस पे टैक्स नहीं होता। अब अगले साल उसको प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपए का, अभी भी वो टैक्स नहीं भरेगा, क्योंकि पहले वो पिछले लॉसेस को रिकवर करेगा। तो पिछले साल लॉस कितना है भैया? 10 लाख का तो लॉस ही है। इस साल प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। तो भैया माइनस करना, अभी भी वो कितने लॉस में चल रहा है? 5 लाख के लॉस में चल रहा है। तो अगले साल अगर 10 लाख प्रॉफिट हुआ, अगले साल अगर कितना प्रॉफिट हुआ? 10 लाख, तब जाके वो पहले पुराना जो 5 लाख का लॉस अभी भी रह गया था उसको पे करेगा, मतलब उसको सेट ऑफ करेगा, और बचा कितना? 5 लाख, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो गवर्नमेंट कहती है यार मेरे को तो टैक्स ही नहीं मिलेगा, अगर ये 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिखाएगा तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसको लॉस को रिकवर करने में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि अगर आप स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 20 करोड़, तो आप उसको एक साथ
उस फाइनेंशियल ईयर में शो नहीं कर सकते, मतलब बुक्स में शो नहीं कर सकते, प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं कर सकते। तो फिर बिजनेसमैन ने कहा फिर भाई साहब हम क्या करें, कहाँ लिखें खर्चे को। तो एक रूल बनाया गया, उन्होंने कहा इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को आप डाल दो कहाँ पर, इसको डाल दो आप एसेट में। उन्होंने कहा क्यों डाल दें, कह रहे क्योंकि खर्चा है, कहीं तो रिकॉर्ड करना है ना, और इसका बेनिफिट आपको कुछ सालों के बाद होने वाला है, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको बेनिफिट तो देगा। तो इन्होंने कहा फिर कहाँ रिकॉर्ड करें, उन्होंने कहा इसको डाल दो बैलेंस शीट में, क्योंकि ये कहीं और तो आ नहीं सकता, बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफ़र कर दो। बैलेंस शीट में 10 करोड़ ट्रांसफ़र करने के बाद आपको हर साल उसमें से थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना है। जैसे 10 करोड़ डाल दिए, आप हर साल कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 10 लाख, ऐसे ऐसे करके आप हर साल थोड़ा थोड़ा एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है? तो क्या होता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। समझ आती है बात? ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब ये एक लॉस है। अब इस लॉस को यानी इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को किसने किया होगा? ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो जब ओल्ड पार्टनर्स ने किया होगा तो इसका भुगतान भी कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। ठीक है, अब मैंने ये सारी चीज़ें जो लिखी आपको बहुत डेप्थ में समझाई, अब इनका यूज़ क्या है। देखो भाई, जब नया पार्टनर आता है, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, तो वो इनमें से उसको ना कोई रिजर्व का शेयर मिलता है, ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस का शेयर होता है वो भी नहीं मिलेगा, गुडविल का, ओल्ड गुडविल का शेयर भी उसको नहीं मिलता, और ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी, इसका भी शेयर उसको नहीं मिलता। ऑब्वियसली बात है, जब नया पार्टनर आएगा उसको आप कोई बेनिफिट देते हो पुरानी चीज़ों में से? नहीं देते ना आप उसको कोई बेनिफिट देते हो, ना ही आप उसको कोई लॉस देते हो पुरानी चीज़ों में से। तो ये चीज़ें भी कौन सी है? ये पुरानी चीज़ें हैं, और ये किन किन के द्वारा बनाई गई हैं? ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। तो भैया अब ये बटेंगी भी किस में? ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेंगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट से रिलेट करती हैं। इसलिए नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले इसको ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, और वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि सारी की सारी ओल्ड चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटी जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट भी हमारा ख़त्म। इसकी हम क्या पढ़ेंगे? जर्नल। इसकी जर्नल देखो, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाली जो साइड होती है हमारी लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी साइड जो होती है ये पार्टनर्स के लिए होती है इनकम। ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए कौन सी साइड मानी जाती है? इनकम। क्योंकि ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स का पैसों का जोड़ा गया रिजर्व है, तो पार्टनर्स पैसे वापस ले लेते हैं फर्म से, रिजर्व के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे पैसे फर्म से वापस ले लिए जाते हैं, और बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है वो भी वापस ले लिया जाता है। अब जब फर्म से पैसे ओल्ड पार्टनर्स वापस लेंगे तो सीधी सी बात है भैया, उनकी कैपिटल तो बढ़ेगी, क्योंकि वो अपना पैसा वापस ले रहे हैं जो उन्होंने जोड़ा था, सेविंग्स किया था, है ना। तो वापस लेंगे, उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और ये पैसा उन्होंने किसके पास रखवाया था? फर्म के पास। जब फर्म से वो ले लेंगे तो फर्म की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज या डिक्रीज? फर्म की लायबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। अब इसकी एंट्री देखो, पहले मैं लायबिलिटी साइड की जर्नल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी? लायबिलिटी को कम कर दो। लायबिलिटी मतलब जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये पहली लायबिलिटी खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 किस में बटेगा? ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारी की सारी जो लायबिलिटी हमने ख़त्म कर दी, और ये सारा पैसा कौन ले गया? ओल्ड पार्टनर्स आपस में उन्होंने बांट लिया, तो उनकी कैपिटल बढ़ गई और लायबिलिटी ख़त्म। ये तो थी ये वाली। अब ये जो एसेट साइड होती है, ये एक तरह से पार्टनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ये एक तरह से ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ऊपर पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर के लिए क्या होती है? एक्सपेंस।
एसेट साइड के जो जितनी भी आइटम्स होती हैं ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए किसकी तरह होती हैं, एक्सपेंस के लिए। तो एक्सपेंस किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। भरेगा भी कौन, ओल्ड पार्टनर्स भरेंगे, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट होने वाला है तो पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, तो ओल्ड पार्टनर्स ही भरेंगे आपस में। क्लियर है, आपस में भरेंगे तो भैया सीधी सी बात है इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एक्सपेंसेस इनको बियर करने पड़ेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट और टू ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करना। ये तो आपको मैंने पहले ही सिखा दिया था, गुडविल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आपने बांटनी है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब आपने इस कॉन्सेप्ट की एंट्री समझ ली है। ठीक है, अब इसको अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, मान लो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, आप जर्नल नहीं कर रहे हो, जर्नल तो समझा दिया, आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, तो कैपिटल अकाउंट में ये कहाँ पे शो होगा, कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। कैपिटल अकाउंट हुआ क्रेडिट, वो भी कौन से पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से, जर्नल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। ऐसे ही ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन ये जो एसेट के जो एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, अगर ये आपस में बांटते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट। कैपिटल डेबिट हो रही है किनकी वजह से, इन तीनों की वजह से। तो इसको कहाँ लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, किस नाम से, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, टू गुडविल। और ये किस में बटेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। क्लियर है। अब इसके आगे थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते हैं, ये और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, तो देखो बेटा, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, सिंपल है। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर balances and reserves and accumulated profits and losses exist in the balance sheet। कह रहे अगर जब नया पार्टनर एडमिट होता है उस वक्त अगर हमारे पास रिजर्व या फिर जो एक्यूमुलेटेड हमने जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज रखे हैं बैलेंस शीट में, दे आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको समझा दिया। ये सारे के सारे कहाँ ट्रांसफर होंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट में, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब जो मैंने आपको समझाया था वहाँ पे उसकी जर्नल एंट्री लिखी थी, यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से लिखी है। ठीक है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बीइंग लिखा हुआ है, इसका बीइंग लिख लेंगे आप। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है जब वो एसेट साइड को हम एक्सपेंसेस को पार्टनर्स में बांटते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल उनकी कम हो जाती है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है तो इसलिए उसे क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है, एसेट्स हमारी डेबिट होती है तो इसलिए उसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है। यानी कि ये है प्रॉफिट और ये है एसेट वाला लॉस। ठीक है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू गुडविल बीइंग। अब इन चीज़ों को, हाँ, ये सारी की सारी जो चीज़ें रिलेट करती हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेट कर रही हैं, है ना। अभी ये किससे रिलेट कर रही हैं, अभी इन एंट्रीज में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो अगर हम जब अकाउंट बनाएंगे तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे वो देखो। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, रीज़न ये सारे थे, हमने सारे रीजन यहाँ लिख लिए क्रेडिट साइड पे, बाय जर्नल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, रीज़न ये तीन थे तो हमने ये तीन लिख लिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बाय गुडविल। अब सॉरी, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टीजमेंट, टू गुडविल। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेबिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो एसेट वाला है और क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो लायबिलिटी वाला है। ये इनकम है, ये लॉस है। अब सुनो ये अभी हमारे ये जितने भी हमने रिजर्व पढ़े हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉसेस पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास ये दो एक ऐसे रिजर्व हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वो इस लेक्चर में तो नहीं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और आप सब लोग फिर बहुत परेशान हो जाते हो। कुछ बच्चे तो इतने परेशान हो जाते हैं कि उनका मन करता है कि आर्ट्स ले लें कॉमर्स को छोड़ के, या साइंस ले लें, बेवकूफ़ हैं वो। इसलिए मैं लेक्चर यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस इन दोनों को और कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, 4 कॉन्सेप्ट थोड़े से और पढ़ने हैं इसमें, लेकिन वो बहुत ईजी है और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है बेटा? ये लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।